हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। ये आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और हम इसका पीडीएफ कल मैंने शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सारे आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गारंटी। तो गारंटी की जो करेक्ट स्पेलिंग है GUARANTEE। तो ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, आप इसे ज़रूर नोटिस करें, याद रखें। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, क्योंकि हम गारंटी जिस तरीके से हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि गा ही बनेगा, तो इसीलिए मैंने ये डाला था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। जो इंसान मतलब जो खुद में रियलिटी में जो नहीं है, वो वैसा बनने की कोशिश करे, दूसरों को धोखा देने की कोशिश करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम इम्पोस्टर। गैंगस्टर आपको पता है, मेंटोर आपका एक तरीके से गुरु या मार्गदर्शक, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। देर आर वेरी लिटल पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु आर बोल्ड इनफ टू डिफाई सोशल कस्टम्स। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देर आर वेरी फ्यू पीपल, लिटल नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये गलत है। वेरी लिटल पीपल, वेरी फ्यू पीपल। नेक्स्ट है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम बताना यानी कि विपरीत शब्द, और वर्ड जो दिया गया है आपके पास एफिशिएंट। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको ये लगता होगा कि एफिशिएंट तो बहुत ही इजी वर्ड है। देखिए, सभी इजी है, सभी को इसके पता ही होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं। बट जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी ट्रिकी लगेगा, बिकॉज वो कंडीशन ही ऐसी होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी मेहनत की होती है, तो सिलेक्शन की भी टेंशन होती है। तो जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, देखिए, मैं मतलब जानबूझकर ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं डालता हूँ जिससे आपका जो मनोबल है वो गिरे। बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि ताकि आपकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छी आई। तो अभी आप देखेंगे एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। एफिशिएंट तो आपको पता ही है। अब आपका इसको एंटोनियम बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है आइडल। ठीक है, आइडल। अब देखिए, आइडल और आइडियल, इसका मतलब होता IDLE का, यानी कि बेकार। ठीक है, एफिशिएंट तो चीज़ जो मतलब अपनी फुल एफिशिएंसी से चले, ठीक है, यूजफुल कह सकते हैं, ये हो गया आपका बेकार। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग ड्राइविंग भी करते होंगे, चालान भी कटा होगा। तो अगर कभी आपका पार्किंग का चालान कटा है, तो कभी आपने नोटिस किया कि इसमें से उनमें कौन सी स्पेलिंग होती है? ठीक है, आपकी आइडल पार्किंग का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपका डेलिकेट। ठीक है, तो डेलिकेट अगर आपने देखा होगा, अगर आप ऐसे जैसे ग्लास वाली चीज़ों को अगर आप पैकिंग्स होती है तो उसमें लिखा होता है कि डेलिकेट आइटम्स। ठीक है, प्लीज़ केयर, और है ना, हैंडल इट। ठीक है, प्लीज़ हैंडल इट विद केयर। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको समझना होता है, देखना होता है, नोटिस करना होता है। तो डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है आपका फ्रेल। फ्रेल का मतलब जनरली होता है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट हेल्दी और वीक, जो मतलब बहुत ही कमज़ोर है, जो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, उसे कहते हैं फ्रेल। हार्टी का मतलब होता है कि जो मतलब आपकी जो फ्रेंडली फीलिंग्स बता रहा है, या जो फुल ऑफ एनर्जी है, हैप्पी है। ठीक है, इस तरीके के व्यक्ति को कहते हैं हम हार्टी। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है आपका फुर्तीला, चुस्त, जिसे हम कह सकते हैं। रोबस्ट, ये कई बार पूछा जाता है, रोबस्ट का मतलब याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग। जैसे अपनी रोबोट मूवी थी ना, तो उसमें आपको बताइए कि जो रजनीकांत सर हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, पुल समवन अप। ठीक है, पुल समवन अप का मतलब होता है तो क्रिटिसाइज समवन। ऑप्शन
फोर्थ इज करेक्ट आंसर। द डैश एक्सपेंसेस फॉर अ ट्रिप टू यूरोप आर वेरी हाई। तो यहाँ पर होगा आपका ओवरहेड। ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर अ ट्रिप टू यूरोप आर वेरी हाई। आपको एंटोनियम ही बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। रिडिकुलस, जो हमारा रिडिकुलस होता है इसका मतलब होता है वेरी सिली और अनरीजनेबल। सिली का मतलब होता है आपका मूर्खतापूर्ण। तो अनरीजनेबल का या रिडिकुलस का जो हमारा एंटोनियम होगा, विपरीत होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड, रीजनेबल। These days I like to eat nuts and seeds along with fruits as I'm conscious about my helpfulness। तो देखिए यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन वर्ड है आपको बताना है इसका क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर ये गलत है, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई हेल्थ आएगा, यहाँ पे हेल्थफुलनेस नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हम गिवन वर्ड। एंटीक का आपको समानार्थक या पर्यायवाची शब्द बताना है। एंटीक तो आपको पता ही, एंटीक पीस तो ये होता है एंशियंट, यानी कि जो बहुत एंटीक, जो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं। रीसेंट, ब्यूटी, मॉडर्न तो आपको पता ही है, आधुनिक। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग एंड देन फेल इनटू। तो वो एक दूसरे से मतलब जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, ठीक है, वो विदाउट स्पीकिंग ही, बिना बोले ही वो उनके बीच में क्या हो गई, कन्वर्सेशन, यानी कि सीधी सी बातें, आंखों से आंखें मिलके बातें होना। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन फोर्थ है। आपको सिनोनियम बताना है फ्लोरोसेंट का। तो ये फ्लोरोसेंट का आप सिनोनियम कैसे पता लगा सकते हैं, आपको आता भी होगा। जो हमारे घर में CFL होते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, लाइट करते हैं। लाइट से क्या होता है, आपका ग्लो आता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। A person who remains unmoved and unaffected by other people's opinions and suggestions, तो उसे क्या कहते हैं हम, impervious। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। ईडियम है आपके पास ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब क्या था, ओवर द मून का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। आपको मुझे बताना है, एक ईडियम होती है बेल द कैट। बेल द कैट, इसका मतलब क्या होता है, या ये भी कैसे, ऑन, एक और ईडियम होती है ऑन द सेवंथ स्काई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मुझे बताना है यहाँ पे एरर की अगर होगा, हाउ मैनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में है, जो हमारा एरर है वो ये है आपके हाउ मैनी। तो यहाँ पे हो सकता था कि हाउ मच डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट। तो ऑप्शन सी इज योर, या ऑप्शन थ्री इज योर राइट आंसर। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेंसडेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस ऑन। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज योर राइट वन। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रही है शेयर कर सकते हैं, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी सेक्शन, तो आपका फेवरेट ही होगा मैक्सिमम लोगों का। तो आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। जुनून दिया है आपके पास, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुनून। अशुद्ध शब्द ही चुनना है आपको। तो यहाँ पर है आपका पृथक, जितना मुझे लगता है इसका यहाँ पर होगा पृथक। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अहंकार में संधि कौन सी है, अहंकार में जो हमारी संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। घोटक का सही तद्भव शब्द, तो घोटक का सही शब्द कौन सा होगा, तद्भव होगा आपका घोड़ा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है आपका वो है आपका ऑप्शन ए, आलसी। भिन्न शब्द की पहचान करें सॉरी, व्याधि। तो यहाँ पर जो भिन्न शब्द है आपका वो है आपका शिकार। ये आपको देखिए, मैं हिंदी एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा क्योंकि आपको आती है, तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे हिंदी। बाकी चीज़ें भी आप बेहतर जानते होंगे, नो डाउट। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है, क्रोध शब्द का जो आपका पर्यायवाची है वो है आपका अमर्ष। वैमनस्य का मतलब होता है आपका उदासी, सैडनेस।
निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम है? ठीक है, तो यहाँ पर जो विलोम शब्द है हमारा वो है आपका ये फुटकर और थोक। गुण सगुण ये तो आपके पर्यायवाची है, आशा अभिलाषा, ठीक है, विधि न्याय, तो ये आप सभी क्या है, ये तो आपके हुए पर्यायवाची। जो ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। आपको भिन्न शब्दों का बताना है और इनमें से एक सही नहीं है। तो आपको पता गृह और ग्रह दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है, तो आपको पता होता है जो हमारा राइट आंसर होगा इसका वो है आपका ऑप्शन डी, घर और नक्षत्र। भिन्न शब्द आपको चुनना है, तो यहाँ पर जो भिन्न शब्द है आपका वो है आपका ऑप्शन ए, आकाश। उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो उपेक्षा में आपका जो उपसर्ग है ऑप्शन सी, उप। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में आपका समास होगा द्विगु समास। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, आपके पास 4 वाक्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर है हमारा अशुद्ध वाक्य कौन सा? ऑप्शन है मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। तो इसका ये हो सकता है मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, या मुझको, या तुझे तो नहीं, बट तुझे, ये सही है, बट यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है ये आपका ऑप्शन ए है। नाटक के खेलने का स्थान जैसे कहाँ पर होता है? तो रंगमंच होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में डैश सन्नाटा छा गया। भयावह, भयावह सन्नाटा छा गया। नेक्स्ट सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? ये है आपके ऑप्शन ए, विश्वामित्र। और जो हमारा गायत्री मंत्र है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसे समर्पित है? तो ये गॉडेस सावित्री को समर्पित है, और ये आपको ऋग्वेद में मिलेगा, तो आप इतनी चीज़ें यहाँ से याद रख सकते हैं। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो इंग्लिश आपकी कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये आपकी नागालैंड की। तो नागालैंड की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है आपकी कोहिमा। बात करते हैं त्रिपुरा की, तो ये है आपकी अगरतला। क्योंकि इस जो इस स्टेट्स की आपकी कैपिटल्स होती है हमें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, या हम ध्यान भी नहीं देते हैं और सम टाइम गलत भी हो जाती है। असम की आपको पता है दिसपुर, मणिपुर की आपकी इम्फाल, मेघालय की आपको मुझे बतानी है, मिजोरम की मैं आपको बताता आइजवाल। ठीक है, तो आप इतना याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वाज सेड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मैं आपको बता चुका हूँ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, या लघु संविधान किसे कहते हैं? 42nd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसी कहते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में। अब 86th अमेंडमेंट जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो वहाँ पर ऐड किया गया था आर्टिकल 21A में। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसमें 6 साल से या 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन थी वो आपकी कंपलसरी कर दी गई थी। 49th पैरेलल इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो जो आपकी ये 49th पैरेलल है, किसके बीच में बाउंड्री लाइन है? तो ये है आपकी बाउंड्री लाइन यूएसए एंड कनाडा के बीच में। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं, पहले ऑप्शंस की ही बात कर लेते हैं। अगर आप नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम की बात करते हैं तो ये आपकी 17th पैरेलल। ठीक है, बात करते हैं अगर आप जर्मनी एंड फ्रांस की, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है सेगफ्रेड लाइन, तो आप ये याद रखें। फिर आ जाते हैं हम अपनी रेड क्लिफ, यह है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, रेड से आपने याद रखना पाकिस्तान को ही थोड़ी गर्मी रहती है, थोड़ी आग लगी रहती है हर वक्त,
तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं मैकमोहन, ठीक है। मैकमोहन लाइन जो है आपकी, वो है आपकी इंडिया एंड चाइना के बीच में। फिर एक ये भी पूछ लिया जाता है दुरंद लाइन, ठीक है, ये आपकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आपको मुझे बताना है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है, उसका नाम क्या है। तो नेक्स्ट है आपका मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो ये है आपका एशिया। देखिए एशिया का सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपकी वर्ल्ड की अराउंड 60% पॉपुलेशन तो आपकी एशिया महाद्वीप में ही है। तो आपको मुझे बताना कि टोटल कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में कितने हैं। एशिया तो सबसे बड़ा ही आप सभी को पता है, और आपको सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी बताना है। देखिए आपकी पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, आपको बताना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं लगता है आपको तो आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। जैसे हम क्वेश्चन इस तरीके से था कि हाँ, जैसे हम एचपी की बात करें तो हमसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो वो होता है आपका हमीरपुर। हमीरपुर क्यों होता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर जो एरिया है वो सबसे कम है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी आपको पता है डेंसली होगी, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा। इन विच स्टेट नेलोंग वैली इज लोकेटेड, नेलोंग वैली या नेलोंग घाटी कहाँ पर है, ये आपकी है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था, यह आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक है ये। आरबीआई तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को ये बना था। अब बात ये है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है जो वो होता है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट है। ऐसे तो आपका जनवरी से स्टार्ट होता है, आप सभी को पता है 1 जनवरी से हम न्यू ईयर मानते हैं, बट जो इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल से आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो तभी तो कहते हैं कि 31 मार्च की जो एंड लाइन्स आती है वो, क्योंकि वहाँ पर उनका फाइनेंशियल ईयर जो है ख़त्म हो रहा होता है। हेड क्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, ये है आपका मुंबई में। और गवर्नर कौन है, शशिकांत दास। क्वेश्चन ये तो आपको पता ही है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी आप याद रख सकते हैं। हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के गवर्नर कौन है, मैंने इसलिए पूछा क्वेश्चन क्योंकि वहाँ पर देखिए एक हिस्टोरिक विनो है आम आदमी पार्टी का, और जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि गवर्नर्स का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बनवारी लाल पुरोहित। बाकी स्टेट्स में भी आपके इलेक्शंस हुए हैं। तो गुरमीत सिंह कहाँ पर है, ये है आपके यूके के यानी कि उत्तराखंड के ये गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल, तो ये है आपकी यूपी की, उत्तर प्रदेश की। पी एस श्रीधरन पिल्लई, ये है आपके गोवा के गवर्नर। तो देखिए 4 आपके बन चुके हैं गवर्नर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि पूछने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा के किले कब लूटा गया, तो ये आपको पता है कब लूटा गया था, 1009 ईस्वी में। बात करते हैं नगरकोट, जो कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और जो नगरकोट का किला है वो किसने बनाया था, वो बनाया था सुशर्मा चंद ने। और ये जो थी त्रिगर्त की राजधानी थी नगरकोट, तो आप ये ज़रूर याद रखें। निम्नलिखित में किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई, तो कहाँ पर मस्जिद बनवाई थी, ये बनाई थी आपके नगरकोट में ही। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरसिंह टिब्बा कौन से ज़िले में है, ठीक है। तो नरसिंह टिब्बा जो है आपका, ये है आपका चंबा में। दरारी दर्रा कहाँ स्थित है, क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं दर्रे वाले, तो ये आपका पड़ता है स्पीति घाटी में। तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन बी कुल्लू में। निम्नलिखित में कौन सी रावी की सहायक नदी नहीं है, देखिए जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, आप उनकी मेन पढ़ लीजिए। काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसका जो राइट आंसर सुन लीजिए, जो राइट आंसर है ऑप्शन सी साल।
हिमाचल वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन थे या हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवराज शर्मा। हिमाचल प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो ये है आपका TVR टाटाचारी। देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी, मेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थे, प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ठीक है, आपके HP SSC के प्रथम चेयरमैन कौन थे। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार, तो आप ये ज़रूर पढ़ लें कि हिमाचल में प्रथम कौन था, चाहे वो पुरुष थे या महिला थे। तो इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। तो नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस एंड मैथ्स। तो आइए स्टार्ट कर दे। एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो अर्थ सरफेस इज नोन एज। जो ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊष्मा का उपयोग कर सकती है उसे क्या कहते हैं? ये होती है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो होती है आपकी, जो आपके आपने देखा होगा कि समुद्र में आपकी वो लगी होती है, क्या चक्कियाँ लगी होती हैं, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं थर्मल एनर्जी। और अगर आप बात करें जियोथर्मल एनर्जी का, शायद मैंने इसका आंसर आपको गलत बता दिया है। जियोथर्मल एनर्जी शायद मैंने कहा है, मुझे अब ध्यान नहीं रहा। राइट आंसर जियोथर्मल एनर्जी। आपने शायद मणिकर्ण में गर्म पानी के चश्मे हैं, तो आपने वही आपका एक तरीके से जियोथर्मल एनर्जी है। द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? ये होता है आपका ऑप्शन सी, R=2f। सीने बार इज एन ओर ऑफ। सीने बार किसका आपका अयस्क है? तो ये आपका अयस्क है मर्क्यूरी का, ठीक है, Hg। नेक्स्ट आप, ओजोन इज एन, देखिए इसका आंसर एलोट्रॉप है, बट एलोट्रॉप का मुझे हिंदी में मिल नहीं रहा है कि एग्जैक्ट इसे क्या कहते हैं, ठीक है। शायद एलोट्रॉप को हम शायद अप्रूप कहते हैं, मुझे देखिए सडनली याद आया है। आप बता सकते हैं कि गलत है या सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से अप्रूप ही कहते हैं। आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है समभारिक, ठीक है, सॉरी, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक, इसका क्या होता है? जिनका आपका जो है एटॉमिक नंबर जो है, या जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अलग होता है, उसे कहते हैं समस्थानिक। आइसोबार, बार से आप ये भी याद रख सकते हैं, समभारिक या भार। जिनका आपका एटॉमिक वेट या द्रव्यमान है वो आपका सेम होगा, बट जो परमाणु क्रमांक है वो डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप, आइसोबार, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको मुझे कार्बन के 2 एलोट्रॉप के नाम बताने, कार्बन के 2 अप्रूप के नाम बताने हैं। तो देखते हैं आप में से कितने लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। फूड को ना पीसने के लिए आप कौन से दांतों का प्रयोग करते हैं? तो ये होते हैं आपके मोलर। इन सीजर वगैरह तो शायद आपकी काटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है दांतों के बारे में, तो आप ज़रूर याद रखें। बाकी एक इनेमल परत होती है आपकी, ठीक है, जो आपकी दांतों में और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल, ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। तो ब्लड बैंक कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? तो इसे कहते हैं हम स्प्लीन। और देखिए जो स्प्लीन होता है ये आपका ब्लड प्योरीफिकेशन का काम करता है। ये आपकी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको स्टोर करता है, और एमरजेंसी के लिए आपके ब्लड सेल्स को स्टोर करता है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। जैसे आपका अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो स्प्लीन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसे कहते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। मतलब क्योंकि ये देखिए जो हमारी ब्लड में है माइक्रोब्स होते हैं, उनको ये रिमूव करता है, ठीक है, तो उनको ये दफना देता है, तो ग्रेवयार्ड इसलिए कहते हैं। पैंक्रियास को आपको पता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इतना अग्नाशय जिसे हम कहते हैं। एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। तो आपका जो सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह होता है आपका टाइलिन। और अगर आप बात करते हैं रेनिन, तो ये आपके होता है किडनी से ये सिक्रीट होता है, तो आप इतना ज़रूर याद रखें। कई बार पूछ लिया जाता है BCG वैक्सीन
प्रिवेंट्स फ्रॉम विच डिजीज़। तो आपकी जो BCG वैक्सीन होती है आपको किस बीमारी से बचाती है, ये होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम TB भी कहते हैं। और TB जो होती है किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये होती है आपकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आप इतना याद रख सकते हैं। और आ, कुछ कंट्रीज़ में BCG की जो वैक्सीन होती है लेप्रोसी, जिसे हम स्किन डिजीज़ कहते हैं, हिंदी में शायद चर्म रोग कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती है। आपकी ये बचपन में लगती है जब हम बच्चे होते हैं या बच्चे थे। बात करते हैं BCG की, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो क्या होगा, बैसिलस बैसिलस कॉलमेटे और गैरिन, क्योंकि साइंटिस्ट ने इनके नाम पे रखा है बैसिलस कैलमेटे गैरिन। आप बाकी खुद भी सर्च कर लें, है एग्जैक्ट सही। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है प्रोनाउंसिएशन, बैसिलस कैलमेटे गैरिन। बाकी आपको पता ही, आपसे इतना कौन पूछेगा, बट फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, प्रोनाउंसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। डिप्थीरिया भी जो आपका ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो आप इसका भी याद रखें। टाइफाइड तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। आपने कहा कि पिछली बार मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, तो आई होप इस बार अच्छे होंगे। देखिए, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप बताएंगे तभी हम थोड़ा और सुधार करेंगे। तो देखिए, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, सिर्फ ओनली आंसर्स। जब आपकी 7 या 8 क्वेश्चन मैं आपके आंसर बता दूंगा तो मैं इनके सॉल्यूशन भी करूंगा, क्योंकि मैंने ये सारे जो सॉल्यूशन है वो पेज पर ही लिख लिए थे, बिकॉज स्क्रीन पे आधे से ज़्यादा चीज़ें बतानी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि क्या होगा, PDF तो आप देख ही चुके हैं, तो इसका जो हमारा आंसर है वो है आपका 10 मिनट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है आपका 7.5 सेकेंड्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 60 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका जो हमारा आंसर है वो है आपका 50 मिनट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 33। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका 320 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 28:25। तो आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे, PDF आपके पास है, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं, बिकॉज अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको मेन मेन बताता चलूँगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में ये पूछा गया था कि जो आपके पास एक बोट है, वो अभी स्टिल वाटर मतलब पानी में ऐसे चल रही है, जो पानी अभी खड़ा है उसमें उसकी चाल है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो आपकी बोट की स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड। और जो आपकी धारा की चाल है यानी कि स्ट्रीम स्पीड है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि जो आपकी बोट है वो 6 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाएगी अगर वो धारा की विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो देखिए, आपके पास दो ही वैल्यूज़ दी गई थी, बोट की स्पीड और स्ट्रीम स्पीड, और आपके पास डिस्टेंस दिया गया था। तो मैंने क्या किया कि जो आपकी बोट की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल है 10 मीटर सेकंड। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब आप धारा के उल्टी दिशा में चलते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब आप धारा के साथ चलते हैं यानी कि अनुकूल दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड होगी इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो 20 - 10 ये आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका मिनट में पूछा गया था, यहाँ पर बात चल रही है सेकंड्स की। तो आपने क्या करना है, जब आपने इसे मीटर पर सेकंड से आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपने 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब आपने
किलोमीटर से मीटर में जाना है तो आपने उल्टा करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 से, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 18×2=36। तो अब आपके पास जो स्पीड है, ठीक है, अभी भी स्पीड आपके पास आ चुकी है 36 km/h में। तो थोड़ा हम कुछ आगे देखेंगे इसके बारे में। तो आपको पता है जो स्पीड होती है यानी कि जो गति होती है वो होती है आपकी दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको कहा गया था कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है विपरीत दिशा में, तो मैंने यहाँ पर 6 कर दिया था, ठीक है, 6 किलोमीटर। और टाइम है आपके पास 36 km/h, तो आपने कैंसिल आउट करा, 1/6 आपके पास आ गया। बट आपसे क्वेश्चन तो पूछा गया है मिनट में, अब आपके पास आ गया है या चुका है km/h में। आपको पता है जो 1 घंटा होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, 60, तो इसका 1/6 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 10 मिनट, जब आप किसे कैंसिल आउट करेंगे। तो आपको होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि जो आपकी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो है आपकी 132 किलोमीटर, और उसकी जो अपनी लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है वो है आपकी 110 मीटर। और एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, उसकी जो लंबाई है वो है आपकी 165 मीटर। तो आपने मुझे बताना था कि उस स्पीड से ट्रेन को कितना टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अब आपको पता है ट्रेन की अपनी भी एक लेंथ है, लंबाई है, और प्लेटफॉर्म की भी एक लेंथ है। ये दोनों ऐड इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए इतनी लेंथ तो उसे कवर करनी ही पड़ रही है, पर जब वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचेगा, पहले ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर एंड पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो उसे ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, इसलिए मैंने टोटल लेंथ यहाँ पर लिख दी 110 और 165, कितना हो गया ये, 275 मीटर। अब स्पीड है यहाँ पर आपकी कितनी, 132। तो 132 को मैंने क्या किया, क्योंकि आपसे टाइम सेकंड में पूछा गया तो मैंने इसे 5/18 से अभी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आपका आएगा मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने इसे कैंसिल आउट नहीं किया है। तो अब आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि फॉर्मूला शफल किया है। आपको पता है गति जो होती है वो होती है आपकी दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय आपको पता है यहाँ से ऊपर चला जाएगा, गति नीचे आ जाएगी, दूरी बटे गति, ये तो आप जानते हैं। तो 275 बटे डिस्टेंस कितना गया था, 275 मैंने लिख दिया, और आपका स्पीड कितनी है, 132/5/18, तो 132 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5/18 उल्टा हो जाएगा 18/5। तो जब आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे ये जाएगा 18, और ये जो 132 से 18, मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 43 पे जाएगा, और ये 5 और ये 55 पे चला जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 330/43। तो ये आपके पास 7.6 आता है, बट 7.5 भी आपका सही है। ठीक है, इतना आपको क्लोज आंसर्स नहीं देते हैं, तो आपका ऑप्शन आया था 7.5 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि एक इंसान है, ठीक है, वो 3/4, ठीक है, स्पीड से चल रहा है, जैसे वो अपनी यूजुअल जो उसकी स्पीड है, ठीक है, उसके इतने प्रोपोर्शन में वो चल रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वो इस स्पीड से चलता है, अपनी स्पीड के 3/4 से वो चलता है, तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर वो अपनी ही चाल पर चलता, ठीक है, तो वो कितने मिनट में उस दूरी को ट्रैवल कर लेता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो हमने कहा कि उसकी जो स्पीड है अब कम हुई है, ठीक है, इसलिए तो वो लेट पहुंचा 20 मिनट। तो आपको रेशियो गई थी 3/4। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमने स्पीड की रेशियो ले ली 4/3, जबकि आपको दी गई थी 3/4। तो हमने 4/3 क्यों ली, क्योंकि पहले वो जल्दी चला होगा। पहले मान लीजिए उसकी चाल कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कितनी होगी, अब होगी 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब तभी तो वो लेट पहुंचा। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइम की, क्योंकि आपसे पूछा गया टाइम। तो टाइम जो होगा वो स्पीड का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब उसे टाइम कम लगेगा तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो स्पीड कम होगी। तो देखिए जब 3/4 कर दिया हमने, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, और आपको पता था कि जो कितना लेट पहुंचा था, वो पहुंचा था 20 मिनट लेट। अगर
1 यूनिट आपका 20 के बराबर है तो 3 यूनिट कितना होगा, 20 दिए 60, तो मतलब वो उस दूरी को 60 मिनट में ट्रेवल करता है अगर वो अपने चाल से चलता है। तो यही आपका राइट आंसर था। अगर मैं ये पूछता कि आपको मुझे ये बताना है कि वो कितने मिनट बाद पहुंचा था, लेट कितने मिनट में, टोटल उसने कितना टाइम लिया, तो 60 + 20 = 80 मिनट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था, क्योंकि आपसे पूछा गया था यूजुअली कितने टाइम पे पहुंचता है, ऑप्शन जो भी था 60 मिनट्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका था पाइप्स एंड सिस्टम से। तो ये था कि आपकी जो पाइप है ए, वो किसी टैंक को भरती है 60 मिनट में, पाइप बी भरती है 75 मिनट में। और आपका एक पॉइंट सी है या पाइप है, वो क्या करती है कि उसे मतलब खाली, उसमें एक लीकेज है, इस पॉइंट से एक लीकेज है, तो आपको जो टैंक है उसको भरने में लग जाता है 100 मिनट। तो आपको मुझे बताना है कि अगर आप, ठीक है, उस पॉइंट से खाली करना चाहते हैं इस टैंक को पॉइंट सी से, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो हमने क्या कहा कि ए से हमने लिख दिया 65, 75 और 100, हमने इसका एलसीएम लिया। ठीक है, इसका एलसीएम आता है आपके पास 300। तो मैंने इसका देख लिया अभी कितना एफिशिएंट है। ठीक है, कितना काम है ये अकेले कर रहा है, तो 300 को 60 से किया तो 5 आया, डिवाइड किया। इसी तरीके से 300 को 75 से डिवाइड किया तो 4 आया, 100 को 3 से किया। अब आप देखिए, अगर ये तीनों काम करते हैं, ठीक है, ये तो दोनों भाई साहब भरने में काम करते हैं, 5 और 4 9, ये निकालने में अपना योगदान दे रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ पे किया कि सी क्या काम कर रहा है, सी का क्या शेयर है, ये दोनों भर रहे हैं 5 और 4 9, ये निकाला है, तो मैंने यहाँ से कर दिया 6। मतलब 6 पार्ट वो अपना काम कर रहा है, या 6 यूनिट वो अपना काम कर रहा है। तो उसे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, टैंक को खाली करने में टाइम लगेगा 300, क्योंकि 300 आपका टोटल काम था। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा आपके पास 50 मिनट्स। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, बी और सी करते हैं 20 दिन में, सी और ए करते हैं 60 दिन में। तो मैंने क्या किया, मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये आ जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम 60, मतलब टोटल काम आपके पास 60 है। तो मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं भी ए और बी का कितना शेयर पर डे, तो मैंने 60 को 10 से कर दिया भाग 6, इस तरीके से आ गया 3, इस तरीके से आ गया 1। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2a + b + c = 6, 3 और 1, मतलब 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5। अब मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिखा, यहाँ पर एक बार आया, 2 बार आया, इसीलिए क्योंकि देखिए दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हमें काम तो ए बी सी का चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ए बी सी का शेयर अब कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो आपको पता है जब ए बी सी का पर डे का काम आ चुका है, तो जब वो साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो आप 60 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 12 डेज। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, आपके एजिस पर क्वेश्चन है कि 6 साल पहले जो ए और बी है उनकी रेशो थी, एज की रेशो थी 2:3, और जो 24 साल ए जो था वो आज प्रेजेंट जो एज है उसकी है वो 24 साल है। तो आपको बताना है कि जो बी की प्रेजेंट एज कितनी है। तो हमने कहा कि 6 साल पहले उनकी रेशो कितनी है, 2:3, और आपको पता है कि जो आज की जो उसकी वर्तमान आयु है ए की, वो कितनी है, 24। ठीक है, तो आपको पता है अगर आज वो 24 साल का है ए, तो 6 साल पहले कितना रहा होगा, तो वो होगा 24 - 6 = 18, मतलब वो 6 साल पहले 18 साल का रहा होगा। तो आपको पता है, रेशो से कर लेंगे इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो अगर हम देखते हैं, हमें ए का पता था, तो जब आपको पता है, जब आप 2 से 18 को भाग करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 9। तो जब आपको पता चल चुका है कि अब रेशो आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ से आ चुका है आपके पास 1 यूनिट है अगर 9, तो 3 यूनिट कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 × 9 = 27। मतलब बी की एज आ चुकी है 6 साल पहले की, क्योंकि रेशो तो आपके पास 6 साल पहले की ही दी गई है। तो आपसे प्रेजेंट एज पूछी गई है, मतलब 6 साल बाद की जो आज प्रेजेंट है, तो 27 और 6 33। इस तरीके से आपका आंसर था वो 33 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि देखिए मैं एक बार फिर बताता हूँ, आपके पास 6 साल पहले की रेशो दी गई थी, ठीक है, पर आपके पास आज की
ए की प्रेजेंट एज भी दी गई थी, तो 24 साल। मैंने कहा कि अगर आज वो 24 साल का है तो 6 साल पहले वो 18 साल का रहा होगा, ठीक है। तो 18 साल का अगर वो रहा होगा तो जब उसकी एज 2:3 में दी गई है, तो मैंने क्या किया, जो 2 है उससे 18 को भाग दीजिए, तो कितना आ गया आपके पास, आ गया 9। तो आपको पता है वो 2:3 में था, A/B। तो यहाँ से अगर 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 27। तो ये 27 की एज आई 6 साल पहले, क्योंकि ये रेशो 6 साल पहले की थी और इसमें हमने 6 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 33 जो है इसकी प्रेजेंट एज है। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं दिए हैं, वो इजीली हो जाएंगे, तो आइए उन्हें भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये कहता है कि एक आपके पास कारपेट है 75 सेंटीमीटर का, और आपके पास जो फ्लोर एरिया है, ठीक है, वो कितना है, 20 मीटर और 12 मीटर, ठीक है, लंबा और चौड़ा। तो आपको बताना है कि जो कितना है वो कारपेट का कितना एरिया बनेगा। तो इसे आप कैसे कर सकते थे, आपको दोनों जो एरियाज थे उन्हें इक्वलाइज करना था। तो कैसे करेंगे, इसे 20 और 12 को आप मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाता है आपके पास, ये बन जाता है आपके पास 12×2 = 24, 240 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है जो आपका ये कारपेट है, ठीक है, एक तो इसकी जो मान लीजिए चौड़ाई आ गई, इसकी लेंथ को मैंने मान लिया x, और आपके पास जो टोटल एरिया है वो कितना है 240। तो यहाँ से जो x आएगा वो कितना आएगा 240 डिवाइडेड बाय 75। अब देखिए 75 दिया गया है आपके पास सेंटीमीटर में, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दी, क्योंकि आपको पता है जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो मैंने इसका जो डेसिमल है वो रिमूव किया, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 100। तो ये 25 3 75, 25 चौके 100, तो ये आप आ जाता है 3 एकम 3, 8 3 24, और ये 0, तो 80 इंटू 4 जो आपके पास बनेगा, ये बनेगा आपके पास 320। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास कि एक आदमी 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी और 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रणों में दूध की ताकत का अनुपात क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला एक जो मिक्सचर है जिसमें वो 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, तो क्या रेशो बनेगी। तो आपके पास जो 12 लीटर दूध है, ठीक है, और कितना पानी मिलाता है 12 लीटर दूध में, वो मिलाता है 3 लीटर। तो आपके पास जो पहली बनती है 12:15, एक तो ये बन गई, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो दूसरा है आपका 10 लीटर में वो कितना मिलाता है 4 लीटर पानी, तो दूसरी की बन गई 10 + 4 मतलब कि 10/14। तो अब आपके पास जो रेशियोज आई हैं वो क्या है, ये 12:15 और 10:14। तो मैंने क्या किया, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बनेगा आपके पास 12 × 14 और रेशियो 15 × 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसे मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रेशियो आएगी वो आएगी आपके पास 28:25। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन जानबूझकर ऐसे दिए थे कि आप मल्टीप्लाई ही कर लें, जैसे 30 और 48। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना, एकदम एक्साइट नहीं होना। जो राइट आंसर ऑप्शन है 28:25। नेक्स्ट सेक्शन है आपका रीजनिंग का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सीरीज़ दी गई है, आपको पता है ना नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि इन नंबर्स को आप नंबर्स की तरह मत लीजिए कि ये 13 बनेगा या 35 बनेगा। अब देखिए 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, मतलब 2 2 का आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 9 11 11 13। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बट अगर हम लॉजिक ना पकड़ पाएँ तो बहुत मुश्किल हो सकता है। आपके पास नेक्स्ट सीरीज़ दी गई है, आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आप थोड़ा हिंट लगा सकते हैं कि आपको पता है यहाँ पे एनसीबी मतलब एन के बाद तो सी आएगा, ठीक है, और इस तरीके से बी आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा। आप इसे खुद सॉल्व कर लें, आपके पास जो सीरीज बनेगी आप उससे समझ जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसे ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलिंग सेफ्टी इंश्योरेंस। देखिए पेट्रोलिंग किस लिए करी जाती है, क्या, ताकि आपकी सेफ्टी रहे, आपकी सुरक्षा निश्चित की जाए। तो इंश्योरेंस भी इस तरीके से होती है आपके लिए, एक क्या होता है ये
प्रोटेक्शन होता है। इंश्योरेंस का पॉलिसी या फिनांस नहीं करना या मनी भी नहीं करना, ये आपकी क्या होती है, प्रोटेक्शन। चूज ऑड वन आउट, तो आपको अलग बताना है। यहाँ पर देखिए डे से बनते हैं, मंथ मंथ से बनते ईयर, ठीक है, फिर आपकी डेट उसी तरीके से बनती है। बाकी सारी चीज़ें होती हैं कैलेंडर में, तो कैलेंडर आपका है ऑड वन आउट। इफ दिल्ली कैन बी कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे? तो इसका देखते हैं, सी सॉरी दिल्ली लिखते हैं DELHI, और हमने यहाँ पे लिख दिया CCIDD। तो देखिए पहले में +1 है, सी के बाद आता है डी, फिर DE मतलब 2, फिर 3 का इंक्रीमेंट है, फिर 4 का इंक्रीमेंट है, फिर 5 का इंक्रीमेंट है। मतलब इस तरीके से आपने इनमें ऐड करते जाना था और आपके पास कोड बनता जाना था। उसी तरीके से जब आप बॉम्बे का करेंगे तो बॉम्बे का आएगा आपके पास ऑप्शन बी, AMJXVS। ठीक है, ये आप क्वेश्चन मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। इफ़ वॉल इज कॉल्ड विंडो, देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने से बढ़िया है आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उस पर ही जंप कर लीजिए। व्हाट विल अ पर्सन स्टैंड ऑन, मतलब एक जो व्यक्ति है वो कहाँ पर खड़ा होगा, वो फ्लोर पर ही तो खड़ा होगा, तो फ्लोर इज कॉल्ड रूफ। ठीक है, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, रूफ। देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट तो इतनी तो सही है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक गलत हो गई है, तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ अभी तक के लिए नेगलेक्ट कर दें। ये क्वेश्चन देखते हैं। 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे हैं, ठीक है, वो एक लाइन में लगे हैं कि जी आपका राइट में है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर कभी भी अगर आपकी पजल की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप उसे थोड़ा एंड में ही करें जब आपके पास काफ़ी टाइम रहे, क्योंकि इसकी हाई वेटेज भी रहती है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि अगर आपसे G इज़ टू द राइट ऑफ D, मतलब जो G है वो D के राइट में, मैंने मान लिया जी चलो ये आपका D है और इसके राइट में यहाँ को G होगा, एंड टू द लेफ्ट ऑफ B। ठीक है, अब ये आपका देखिए डी के बारे में नहीं बात हो रही, यहाँ पर जी के बारे में बात है कि जी आपके डी के राइट में और लेफ्ट है बी के, मतलब मैंने कह दिया कि चलो जो आपका जी है वो आपके बी के लेफ्ट में है। आ गया, ए इज़ ऑन द राइट ऑफ सी, ए इज़ ऑन द राइट ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जो ए है वो यहाँ पर भी आ सकता है और अ, इस साइड को भी आ सकता है। मैंने यहाँ मान लिया क्योंकि देखिए मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर पर लेके जाऊँगा। ए इज राइट टू द सी, ठीक है, ए है आपके सी के राइट में, एंड ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम। ए एंड डी है मतलब ए और डी के बीच में, सॉरी, ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम, चलो ठीक है ये हमने मान लिया। ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम, ई एंड बी, ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम, मतलब वो यहाँ पर आएगा क्योंकि इसके बीच में 2 है। तो अब यहाँ से अब आप पिछली लाइन पढ़िए, ए एंड डी हैव, ए एंड डी हैव 1 चिल्ड्रन बिटवीन देम, तो यहाँ पर ये बनती है ना लाइन, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से बनता है CAEDGBF। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट्स बनती है हमेशा ही, एक आपकी गलत बनेगी, एक सही बनेगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि अगर कोई लाइन पहले लिख दी है तो उसका मतलब पहले हुआ, वो बाद में भी उसका मतलब बनेगा। तो अब आपके पास ये बन चुकी है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या थे आपसे। क्वेश्चन ये था कि एक्सट्रीम राइट पे कौन है, एक्सट्रीम राइट पे है आपका मतलब दाहिनी तरफ सबसे ज़्यादा कौन है, F। और मिडल में कौन है, मिडल में है आपका D, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए सम टाइम मुझसे मिस्टेक हो जाती है, सम टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक, बट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो राइट होते हैं। तो आप बेसिक जो कैलकुलेशन है आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि हमेशा सही हो, बट सम टाइम जल्दी में मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपको जैसे डिक्शनरी में आपके वर्ड्स होते हैं उसी तरीके से आपको अरेंज करना है। आपके पास वर्ड दिए गए हैं तो इसे कैसे अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा हॉर्स, देखिए करते कैसे, जैसे HOARS। देखिए अब आपको पता है H और O सभी में कॉमन है, ठीक है। अब O के बाद आपने वर्ड देखना है, सबसे जैसे पहले आ गया A, तो मैंने यहाँ पर A लिख दिया।
फिर उसके बाद आपके पास आएगा हॉबी, ठीक है, क्योंकि ए के बाद क्या आता है बी, ठीक है, हॉबी, सॉरी हॉबल। फिर उसके बाद आएगा, क्योंकि बी के बाद भी देखना, बी के बाद आया एल आपके पास, फिर आएगा आपके पास हॉबी। तो देखिए आपका जो राइट आंसर भी होगा वो आपका हॉबी ही होगा, क्योंकि देखिए आपके पास 5 वर्ड दिए गए हैं, तो इसका मिडल तो आपका यही बनेगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा, देखिए क्लर्क एग्ज़ाम में आया था, मैंने उस टाइम भी करवाया था, और आधे से ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया था, क्योंकि अगर आपने रीजनिंग अच्छे से नहीं की है या पढ़ा ही नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब व गरीब था। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने प्रिजन है, ठीक है, आपको बताना है कि जिस तरीके से वर्ड लिखा गया है ना, उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला देखिए, ठीक है, तो उसी तरीके से कितने जोड़े इसमें बनेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे। अब देखिए आपने लिखा है प्रिजन, ये तो आपने लिखा है स्पेलिंग के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया PRIS, ये तो आपको वर्ड दिया गया, जबकि SRQP, अब देखिए ये तो आपकी वर्ड यानी कि जो आपके इंग्लिश जो लेटर्स हैं वो लिखे जाते हैं PQRS, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो आपका P है और S है, इसके बीच में भी इस तरीके से ही 2 लेटर है। वो आपको ये नहीं देखना है कि क्या लेटर लिखे गए हैं, आपको ये देखना है कि उनके बीच में वो लेटर आने चाहिए, ठीक है। जैसे PQR, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये बन जाए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ Z, यहाँ पे Z, तब नहीं होगा, वो आना इन दोनों के बीच में ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब एक तरीके से PRI, यहाँ पर एक आपके पास आता है, ये आपके पास R, ठीक है, एक तो आपके पास ये बन गया। फिर आता है आपके पास RISO, ठीक है, मैंने यहाँ से ये RISO उठा लिया, और यहाँ पे बनता है आपका RQPO, ठीक है, KLMNOPQR, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बन जाता है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये बनना है KLMNOPQRS, ठीक है। तो एक तरीके से आपके पास ये बन रहा है, ठीक है, 2 हो गए आपके पास। फिर आपके पास आता है, मैंने एक फिर से मान लिया RISON, ठीक है। तो RISON, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं RQPON, ठीक है। तो KLMNOPQ, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आ रहा है NOPQRS, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी बनना है, एक यहाँ पर आ रहा है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपको बना लेने जितने बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन E मोर देन 3, ठीक है, 3 से ऊपर ही बनेंगे। तो आप ये, बाकी आप इस वीडियो और वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आप मोर क्लैरिटी के लिए आप देखिए यूट्यूब पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये क्वेश्चन में आप बहुत इजी होते हैं, बट आपको थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। कि क्वेश्चन ये है कि आपको दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो अगर आप यहाँ से चलते हैं, राइट हैंड आपका ये है, तो आपका जो 18th लेटर है वो बनता है आपका आई, ठीक है। आई का आपको देखना है कौन सा, दायां देखना है 7वां लेटर जो बनता है आपके पास पी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आंसर होगा ऑप्शन सी, पी। यहाँ पर भी गलती है, यहाँ पर संडे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका सैटरडे, ठीक है। तो ये आप सही कर लीजिएगा कि सैटरडे 17 दिसंबर 2002 को आपकी ये डेट जो भी था, और आपको बताना है 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे संडे नहीं सैटरडे। अब देखिए आप, दो सालों का गैप है, तो हमने क्या किया कि जो आपका 17 दिसंबर है 2002 से हम चले 16 दिसंबर 2003 तक, कितने दिन हो गए, 365 हो गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 17 दिसंबर 2003 से चले 2004 तक, 16 दिसंबर तक, ठीक है। तो अब आपको पता है लीप ईयर होता है 4, 8, 12, 16, ठीक है। तो यहाँ पर 366 दिन हो जाएंगे। और अब देखिए 16 से अगर हम बात करते हैं, 17 से चलते हैं, 17 से 22 तक, तो कितने दिन होते हैं आपके पास, होते हैं 6 दिन।
17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये हो गया आपके पास 6 दिन। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितने बनते हैं ये 737 हफ्ते। अब आप इसे 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आपके पास आएगा 105 प्लस 2। 105 तो बन गया आपके पास हफ्ते, ठीक है। तो जब आप सैटरडे से चले थे तो आपका जो हफ्ता पूरा होगा वो हो जाएगा आपका 2 दिन पहले, यानी कि फ्राइडे को हो जाएगा आपके वीक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आप फ्राइडे में 2 दिन जोड़ेंगे जो आपके पास एक्स्ट्रा 2 डेज आए थे, तो सैटरडे संडे, तो आपके पास जो आंसर होगा ऑप्शन डी संडे। नेक्स्ट है आपके पास चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस बताना है कि इनमें से किस तरीके से ये सही बनेगा। ट्रैवल, डेस्टिनेशन, पेमेंट, बर्थ, रिजर्वेशन और ये। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि सबसे पहले तो हम चूज़ करते हैं डेस्टिनेशन को, ठीक है। डेस्टिनेशन अगर हम पहले चूज़ करते हैं, फिर हम करते हैं आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ, ठीक है, पहले होनी भी चाहिए। फिर आप करते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। फिर आपको मिलती है पेमेंट, फिर आपको मिलता है पेमेंट करते हैं, मिलती नहीं है, पेमेंट आप करते हैं। फिर आपको मिलता है बर्थ या सीट नंबर, फिर आप करते हैं ट्रैवल। तो देखते हैं मैंने सही बनाया भी है कि नहीं बनाया है। तो सही बनाया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2, 6, 3, 5, 4 एंड 1। नेक्स्ट है आपके पास एक सीरीज़ दी गई है, आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये देखिए, या तो ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। अगर आप 8 दूनी 16 करें और इसमें 17 जोड़ दें, कितना आएगा 33। 12 दूना 24 करें, 24 में 5 जोड़ें, कितना आएगा 29। 10 दूना 20 करें, 20 में 13 जोड़ें, कितना आएगा 33। तो आंसर इज 33। नेक्स्ट है आपका चूज वन वर्ड विच इज़ फ्रॉम द, ठीक है। आपको विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म मतलब इस स्पेलिंग से आप एक वर्ड आपको बनाना है। तो आप कौन सा बना सकते हैं, वो बना सकते हैं आप SOUL, सोल आप बना सकते हैं। देखते हैं बाकी क्यों नहीं बन सकते हैं। ये देखते हैं हम बायोम का, ठीक है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी है, आई भी है, ओ भी है, एम भी है, यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं बनना था क्योंकि इस स्पेलिंग में ई नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी ई का लफड़ा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सोल। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से बताऊं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मेहनत को और ज़्यादा प्रोग्रेस पर ले आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम है। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझसे हो पाएगा, बिकॉज़ मेरा भी थोड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी आपसे वीडियो बना सकें। बाकी बात करते हैं अगर हम मॉक टेस्ट की, तो देखिए 80 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, खुद लिखने में, सॉल्यूशन देखने में, टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो सम टाइम मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो आप उसे ज़रूर कमेंट करें। आप भी समझ सकते हैं कि मिस्टेक्स हो जाती हैं ना हो चाहते हुए भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी खूब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।